नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ये फैसला सुदर्शन टीवी के एक जहरीले कार्यक्रम को लेकर है। सुदर्शन टीवी का ये कार्यक्रम, इसके कुछ हिस्से सुदर्शन टीवी पर टेलीकास्ट हो चुके हैं। ये वो कार्यक्रम है जिसमें सुदर्शन टीवी ने देश के मुसलमानों को यूपीएससी में घुसपैठिया कहा। सुदर्शन टीवी ने कहा था कि यूपीएससी में जिहादी मुसलमानों की घुसपैठ हो रही। सुदर्शन टीवी ने कहा था कि यूपीएससी के जरिए जो मुस्लिम आईपीएस आईएएस चुनकर आ रहे हैं वो जिहादी मानसिकता वाले हैं। सुदर्शन टीवी ने कहा था कि वो यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ की साजिश को बेनकाब करेगा। और जब सुदर्शन टीवी ने यह ऐलान किया था, अगस्त के तीसरे हफ्ते देश भर में हंगामा मचा जब सुदर्शन टीवी ने एक प्रोमो जारी किया और सुदर्शन टीवी ने कहा कि 3 दिन बाद हम ये शो दिखाएंगे, नौकरशाही जिहाद, यूपीएससी जिहाद। बहुत हंगामा मचा, लोगों ने विरोध जताया। बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने कहा ये जहरीली कौन सी मानसिकता है कि यूपीएससी से चुनकर जो आईएएस और आईपीएस आते हैं, लेकिन अगर वो मुस्लिम हैं तो उन्हें जिहादी कहा जाए। सुदर्शन टीवी ने यह भी कहा था, लोगों को आगाह करते हुए, कि जरा सोचिए कि अगर आपके जिले का डीएम, अगर आपके किसी भी मंत्रालय का सचिव अगर मुस्लिम है और जिहादी है, जामिया का जिहादी है, तो दिन कैसे आने वाला। लेकिन सुदर्शन टीवी की सोच को कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त था। वही वजह रही कि सुदर्शन टीवी के इस कार्यक्रम के खिलाफ हाईकोर्ट में जामिया के कुछ छात्र गए। हाईकोर्ट ने इस शो के प्रसारण पर रोक लगाई, लेकिन सरकार की तरफ से उस शो को हरी झंडी मिली। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि किसी भी शो को पहले नहीं रोका जा सकता है, और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गेम सुदर्शन टीवी के मालिक के पाले में डाल दिया कि आप गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल शो चलेगा। और सुदर्शन टीवी के मुखिया सुरेश चौहान के ने टंके की चोट पर उस शो को का प्रसारण शुरू किया, लेकिन देश के कुछ नागरिक, कुछ पूर्व नौकरशाह, 8-9 लोग ऐसे मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ऐसे वक्त में जब देश में पहले से एक तनावपूर्ण माहौल है, सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिशें हो रही है, ऐसे वक्त में एक चैनल कैसे यूपीएससी के जरिए पास करके, यूपीएससी की कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके अगर कोई मुस्लिम आईएएस आईपीएस आईआरएस या यूपीएससी के अलग अलग स्ट्रीम का अधिकारी बनता है, तो कैसे ये कहा जा सकता है कि घुसपैठिए, ये साजिशन आए, ये जिहादी मानसिकता के। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए इस शो को रोकने का आदेश दिया, और जो कहा है, बार बार मैं कह रहा हूं, ऐतिहासिक है। उस ऐतिहासिक जजमेंट के कुछ हिस्से को मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ 2 वरिष्ठ लोग, जिनकी खासियत यह है कि एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं एनके सिंह, जो एडिटर्स ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव रहे, हम लोगों के लिए मार्गदर्शक की तरह है। और टेलीविजन के, मैं मानता हूं कि टेलीविजन के माध्यम के जानकार, प्रिंट के लंबे समय तक पत्रकार, लेकिन उससे ज्यादा तमाम तरह के कानूनी पहलुओं पर बारीक नजर रखते हैं। तो सिंह साहब से भी बात करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर एनसी अस्थाना साहब, केरला के डीजीपी रहे, पूर्व आईपीएस अधिकारी, और इससे बड़ी पहचान करीब 3 दर्जन किताबें और दर्जनों रिसर्च पेपर इन्होंने लिखा है और तैयार किया। तो इन दोनों से बात करने से पहले 2 बातें मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो है सिर्फ दर्शकों को बता दूं, और इसलिए मैं ऐतिहासिक कह रहा हूं। 3 सदस्यों की ये पीठ थी, जस्टिस DY चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और KM जोसेफ। और जो उन्होंने कहा, कुछ लाइनें सिर्फ बता रहा हूं, बाकी हमारे मेहमान से अब जब हम बात करेंगे आप समझेंगे। और ये जजमेंट क्यों मायने रखता है ऐसे वक्त में, जब केंद्र सरकार की तरफ से या सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई थी, जबकि इस शो में जो बातें कही जा रही थी, किसी भी सूरत में इस तरह के शो के प्रसारण की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चिंतित हैं, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है, कि जब आप कहते हैं कि जो विद्यार्थी जामिया का हिस्सा है वो सिविल सेवा में घुसपैठ करने वाले समूह का हिस्सा है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम आपको ये कहने की अनुमति नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में लिखा है उसका हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, प्राथमिक तौर पर कोर्ट को यही लगता है कि इस कार्यक्रम का मकसद मुस्लिम समुदाय को गाली देना और कपटी छल वाली मानसिकता के साथ उनकी ऐसी छवि बनाने की कोशिश है कि मुसलमान सिविल सर्विस में घुसपैठ करते हैं। इसी तरह से जब सुदर्शन टीवी के वकील ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र किया इस शो को के संदर्भ में या शो को रोकने की जब बात आई तब तो उस पर भी फटकार लगी और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा यह फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जामिया के छात्र किसी साजिश का हिस्सा बनकर यूपीएससी में घुसपैठ कर रहे हैं तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कतई नहीं। और 4 लाइनें जो अहम है, एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ द नेशन वी कैन नॉट अलाउ यू टू से दैट मुस्लिम्स आर infiltrating civil services. You cannot say that the journalist has absolute freedom doing this. तो इस तरह की बातें और बहुत सारी और बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम है और किसी सूरत में ये कार्यक्रम नहीं चल सकता। अगली तारीख मुकर्रर हो गई है, लेकिन कुछ और अहम फैसले हैं, कुछ और अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल अस्थाना साहब से, उसके बाद आता हूं एनके सिंह साहब। अस्थाना साहब, आप चूंकि यूपीएससी से आप भी चुनकर आए, डीजीपी रहे, आईपीएस अधिकारी रहे, यूपीएससी की परीक्षाएं सबके लिए होती है, उस परीक्षा का एक पैमाना है और देश भर में लाखों हजारों लोग चाहते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करना, तब 800 से 900 लोग पास करते हैं। और इस बार का जो मैंने आंकड़ा देखा यूपीएससी में सिर्फ 42 स्टूडेंट 829 में, मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 4.5%। और उसके बाद इस तरह की मुहिम चलाना कि मुस्लिम यूपीएससी में घुसपैठ कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, नौकरशाही जिहाद, कैसे देखते हैं आप और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर? अजीत जी, इस विषय में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट मेरे जैसे व्यक्ति की प्रशंसा का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी देश के इतिहास में जो महान फैसले लिखे गए हैं उन महान फैसलों में इसका भी जिक्र किया जाएगा। मुझको इस फैसले से एक व्यक्तिगत प्रसन्नता भी है, क्योंकि संभवतः आपने देखा होगा कि द वायर में मैंने इसके ऊपर बहुत ही शार्प आर्टिकल लिखा था, जिसमें कि मैंने जजमेंट्स वगैरह भी साइट किए थे। तो मेरी व्यक्तिगत प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा कानून ज्ञान जो है वो विंडिकेट हो गया। अन्यथा लोग कहते हैं कि डॉक्टर अस्थाना ऐसे ही फेंकते रहते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकली उस हर आर्गुमेंट को स्वीकार कर लिया है जो जिस लाइन पर मैंने भी आर्ग्यू किया था। सबसे बड़ी बात तो अजीत जी ये कि उनका जो प्रोग्राम था वो फैक्चुअली इनकरेक्ट, तथ्यात्मक रूप से गलत बात प्रचारित कर रहा था। मैंने अपने रिजल्ट देखने के बाद, अपने रिजल्ट 35 वर्ष पूर्व अपने रिजल्ट देखने के बाद पहली बार यूपीएससी की वेबसाइट से 3 साल के रिजल्ट्स को डाउनलोड करके उनको एनालाइज किया। इस साल 829 में 35 से 42, क्योंकि नाम से एग्जैक्ट पता नहीं चल सकता है कि कौन मुस्लिम है कौन नहीं है, लगभग 4.2 से 4.5% इस साल थे। 2018 के एग्जाम में 2.64% थे और 2017 के एग्जाम में 5.6% थे, जो कि उनके आबादी के परसेंट 14.2 से लगभग 1/3 पड़ता है। तो यूं भी ये कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था, और चिंता हो भी क्यों, अगर 100% भी मुसलमान लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं तो एग्जामिनेशन फेयर है, सबके लिए खुला है। हम लोग जिस तरह के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए, निम्न मध्यम वर्ग से, जिस तरह से हम लोग स्वयं सेलेक्ट हुए, अगर एग्जामिनेशन सिस्टम फेयर ना होता तो हम लोग स्वयं भी सेलेक्ट ना होते। वो और उन्होंने न केवल ये मुसलमानों के प्रतिशत के विषय में झूठ बोला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पॉइंट आउट भी किया है कि अपर एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी बहुत चल रहा था कि मुसलमान, उनके लिए अपर लिमिट क्या है 35 साल बताई जा रही थी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा बताया जा रहा था। ये बातें भी फैक्चुअली गलत है। तो और जजमेंट्स के विषय में तो आपने कही दिया कि ये विलिफिकेशन है, उसको हम जिस भी तरह से हिंदी में अनुवाद करें कि ये बिल्कुल इसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अजित जी, इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से उनके वकीलों ने और सॉलिसिटर जनरल ने इसके ऊपर डिफेंड करने का या लिपापोती करने का प्रयास किया था, वो मतलब बहुत ही दुखी कर देने वाला था।
तो पहली थ्योरी तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की उठाई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि ये यू कैन नॉट से दैट द जर्नलिस्ट हैज एब्सोल्यूट फ्रीडम डूइंग दिस। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके ये थे जस्टिस चंद्रचूड़ के, यू कैन नॉट टारगेट वन कम्युनिटी एंड ब्रांड देम इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो ये हो गया। दूसरी, उन्होंने एक बड़ी दूर की कौड़ी लाई वकील साहब ने, ये अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है विच इज कंसर्न विद नेशनल सिक्योरिटी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध रखता है, इसके ऊपर लाइव लॉ में और बार एंड बेंच में जो आया है उसके ऊपर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने क्या की वो नहीं आया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी उसको। और एक महत्वपूर्ण बात वापस आते हैं, एक बार एमके सिंह को शामिल करते हैं अस्थाना साहब। एमके सिंह साहब, आप तो चूंकि आपने भी जजमेंट पूरा पढ़ा है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि जब सुदर्शन टीवी ने अपने प्रोमो को रिलीज किया सोशल मीडिया पर कि हम 3 दिन बाद इसको टेलीकास्ट करेंगे, ये किया था इन्होंने 25 अगस्त को प्रोमो जारी किया, 28 अगस्त को पर्दाफाश खुलासा करने का दावा किया। तब कई आईपीएस अधिकारी, कई आईएएस अधिकारी, यहां तक कि इंडियन पुलिस एसोसिएशन से लेकर इंडियन पुलिस फाउंडेशन तक सबने लिखा कि यह गलत है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार उनकी लानत मलामत हुई, बावजूद इसके वो शख्स हिला नहीं। और उससे बड़ी बात, चूंकि आप पूरे सिस्टम, सरकार और आईएनबी मिनिस्ट्री को भी जानते हैं, हाईकोर्ट ने रोक लगाई। अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने भी उस रोक को आगे एक्सटेंड करने से मना कर दिया, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गेम उनके पाले में छोड़ दिया कि आप गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन शो टेलीकास्ट हो गया। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो सवाल सरकार पर भी है, ये सिर्फ सुदर्शन टीवी को चपत सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, ये सरकार पर है या नहीं? कैसे देखते हैं इनके सिंह? नहीं, मुझे लगता है कि हाल के दौर में अजीत जी इतना सीवियर इंडाइटमेंट अपने ऑब्जर्वेशन में और कुछ हद तक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दौर में नहीं किया है। और ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट पे का इंडाइटमेंट इतना जबरदस्त है। आप जरा सोचिए, जो सेंटेंस कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक एंकर टारगेट करता है एक कम्युनिटी, एक स्टोरी टारगेट करती है कम्युनिटी को, और आप कह रहे हैं कि ये प्रजातंत्र है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रजातंत्र हो सकता है, ये मिसकैरेज है प्रजातंत्र का। और दूसरी तरफ ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा है, जो वर्ड्स यूज की हैं, विलिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये पहला कहा है कि आप एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, साजिशन बदनाम कर रहे हैं। इंसीडियस वर्ड यूज किया है, दिस इज हाईली इंसीडियस। इस इंसीडियस का मतलब होता है खतरनाक। और दूसरा रैबिड, कट्टर है ये आपका जो पूरा प्रोग्राम है ये कट्टरवाद का द्योतक है। और तीसरा, दिस सर्विस टू द नेशन, आपने राष्ट्र का अहित किया है इसे करके। आप जरा सोचिए, इतने के बाद ये चैनल सरकार को बंद कर देना चाहिए, ये इंडाइटमेंट के बाद। लेकिन सरकार का देखिए, एसजी तुषार मेहता साहब क्या कहते हैं, साहब असल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक डॉक्ट्रिन है कि मान लीजिए कि मैंने सोचा कि आज मैं अजीत जी को गोली मार दूंगा, लेकिन ये बात मैंने मन में सोची और मन में रखी और कहीं कुछ किया नहीं, चुपचाप घर में बैठे रहे, तो मेरे ऊपर कोई भी दफा नहीं लग सकता। तो इसी डॉक्ट्रिन को एक एक्सटेंशन है कि प्री टेलीकास्ट आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे तो 25 को आपने प्रोमो जारी किया है, और क्या चाहिए, आपने कमिट कर दिया जनता के साथ कि भाई ये वाला इस नेचर का प्रोग्राम करने जा रहा हूं। दैट प्रिसाइजली वाज द रीजन व्हाई ऑन 28 सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था इसी डॉक्ट्रिन के तहत, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, आप एक अंडरटेकिंग लेते हैं उस चैनल से, और उसके बाद कहते हैं हाँ अब आप करिए। और आपका कहना यह है कि साहब ये इन्वेस्टिगेटिव, क्या तुषार मेहता साहब, ये फंडामेंटल चीज है कि आईपीसी की दफा 295A 153 ये क्लियर कट उसका वायलेशन है। ये आपके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो 19(2) का इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है, ये उसका वायलेशन है, जिसके तहत आईपीसी का प्रोविजन 153 है, इनविटिंग अगेंस्ट ए कम्युनिटी, इसका वायलेशन है। तो आपका तो दरोगा को जाके इनको पकड़ लाना चाहिए था। और आपका आईएनबी मिनिस्ट्री कह रहा कि नहीं साहब वो तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सुप्रीम है साहब, ये वर्ड यूज किया है आपने, आपको यहाँ जर्नलिस्ट सुप्रीम लग रहा है। लेकिन कोविड में
जब वो दिखा रहा था, इसी नोएडा में कोविड में दिखाया कि नहीं साहब आपसे वो हेल्थ सर्विसेज नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, तब आपने उसको जेल में डाल दिया, तब आपको सुप्रीमेसी जर्नलिस्ट की नहीं नजर आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस वी हैव हैड इन द रीसेंट पास्ट। मैं उनके साथ मंच भी मैंने शेयर किया है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, तो मैं कह सकता हूं कि इतना विद्वता को, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, मैं लगता है कि हाल के दौर में इतना कठिन, इतना कड़ा ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है। एन अटैम्प्ट टू विलिफाई ए कम्युनिटी, और जब वो आप देखिए कितने आसानी से जैसे वही लाइन है सिंह साहब, जब बड़ा प्राउड फील हुआ वो पढ़ते हुए मुझे, जब कहा एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ द नेशन वी कैनॉट अलाउ यू टू से दैट मुस्लिम्स आर इनफिल्ट्रेटिंग सिविल सर्विसेज। सुनते हुए बोलते हुए कितना अच्छा लगता है, एक नेशन की फील आती है कि आप सुप्रीम कोर्ट, देश के सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते कि आप ये कहें कि मुस्लिम घुसपैठ कर रहे हैं सिविल सर्विसेज। बिल्कुल सही, उन्होंने ये कहा कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम आपको ये अलाउ नहीं करने देंगे कि ये वर्ड इन्फिल्ट्रेशन आप यूज करें, और ये फैक्चुअली गलत है। आपने अभी जो कहा ना 4.2 और 4.5, एक्चुअली ये अभी से नहीं है, लगातार चल रहा है। अच्छा मान लीजिए कि 50% है, तो उस कम्युनिटी की शाबाशी है कि पॉवर्टी स्ट्रिकन होने के बावजूद उनके बच्चे आ रहे हैं। ये तो एक पॉजिटिव नोट की चीज थी। अगर होता तो आपने फैक्ट्स को भी नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि इसमें क्लियर आईपीसी के, आप छोड़ दीजिए कैबिल एक्ट और बाकी सारे छोड़ दीजिए, ये तो सीधा आईपीसी के प्रोविजंस का उल्लंघन है। आपका दरोगा जाके उसको पकड़ लेना चाहिए कि नहीं ये इन्वेटी फैला रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट को इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता होने लगी है, लेकिन यही जब कहीं और होता है, यही जब और लोग करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं सिंह साहब, अस्थाना जी आपको भी। अभी क्या हुआ था, जिस समय इसको हाईकोर्ट ने सुदर्शन टीवी को रोका, हाईकोर्ट ने रोका और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परमिशन दे दी, उसी वक्त की, उसी बीच की बात है कि गुवाहाटी में, असम में, एक वहां का रीजनल चैनल रंगोली नाम का एक फिक्शन, एक शो चला रहा था। उस शो का नाम था बेगम जान। उस बेगम जान में लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, माफ करें, लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है। उन दोनों की दोस्ती की कुछ कहानी है। वहां जितने हिंदू एलिमेंट, हिंदू फैनेटिक एलिमेंट थे, उन्होंने कहा ये लव जिहाद है, और ऐसा माहौल बनाया कि डीजीपी असम ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उस शो को रोक दिया 2 महीने के लिए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि यह गलत है, इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिससे शो को रोक सकते हैं। तो जहां असम में ऐसी बात होती है, तो आप एक फिक्शन को, एक काल्पनिक किरदार वाले शो को रोक देते हैं, जहां सिर्फ यह है कि लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है। लेकिन जहां यूपीएससी जैसी संस्था से जो पास करते हैं मुस्लिम, जो देश में आईपीएस आईएएस हैं, जिलाधिकारी से लेकर सचिव तक, उनकी पूरी निष्ठा, उनकी साख, यूपीएससी की साख, सबको 1 मिनट में ध्वस्त करते ये कहके कि घुसपैठिए, और सरकार आंख बंद करके रखती है। छोटी सी प्रतिक्रिया सरकार की भूमिका पर, उसके बाद अस्थाना साहब के पास जाऊंगा। नहीं, इसमें बहुत सिंपल सा था कि उसमें तुषार मेहता जी कह रहे हैं कि साहब ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और बहुत, और मैं बताऊं, ये तुषार मेहता का कहना है कि साहब मेरे खिलाफ बहुत सारे आते हैं मुझे गाली देते हुए, एक्सप्रेशंस होते हैं, तो क्या हम उनको रोक दें? लेकिन आप ये नहीं जानते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्ट पार्टीज भी ये कर रही हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग भी ये कर रहे हैं। कम से कम इतना बेसिक डॉक्ट्रिन गवर्नमेंट के एसजी को पता होगा, और मुझे लगता है पता होगा कि आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। अगर लेफ्ट कर रहा है, लिहाजा आप ये भी करेंगे कि आप यूपीएससी ऐसी संस्था को, ये अस्थाना साहब कितने टफ कंपटीशन से आए होंगे, आज तक कम से कम कंपटीशन के नेचर को, उसकी ईमानदारी को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है। उसके पैटर्न को किया है, उसके क्वेश्चन, उसके एग्जामिनेशन के तरीके को, लेकिन उसके निष्ठा ईमानदारी पर आज तक क्वेश्चन नहीं हुआ है। आपने मेलाइन कर दिया। तो ये भी आपके आईपीसी के प्रोविजन में आता है कि आप इस तरह से बेसलेस ग्राउंड पे मेलाइन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें बेहद बुरी तरह से कटघरे में खड़ी, और इतना इमैच्योर ये डिसीजन था सरकार का। 11 तारीख को हाईकोर्ट ने वेकेट किया इसने, और उसी समय इमीडिएटली आप उसको अलाउ कर देते हैं। जरा सोचिए,
ये कितनी बड़ी एनविटी का कॉज बन सकता है, लेकिन वो आपके समझ में नहीं है। तब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, जर्नलिस्ट की सुप्रीमेसी नजर आ रही है। सही बात है। अस्थाना साहब, मैं देख रहा था सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन है आज से 16 साल पहले, 15 साल पहले, कि यूपीएससी और इस तरह की परीक्षाओं में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए, जो उस समय 2.5, 2.3% से नीचे थी। और इसको लेकर कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संस्थागत कोशिशें की। जैसे मैं देख रहा था, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन देखा ज़कात फाउंडेशन है एक संस्था जो मुसलमानों को कोचिंग देती है, और उसके जो मुखिया हैं वो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं लंबे समय तक, मनमोहन सिंह के समय पीएमओ में ओएसडी भी रहे। वो शायद चलाते हैं और फंडिंग होती होगी, और जो भी जैसे भी संस्था वो चलाते हैं, ऐसी कुछ संस्थाएं होगी। आज मुझे एक दिलचस्प जानकारी मिली कि आरएसएस पोषित भी एक संस्था है जो ऐसी ट्रेनिंग देती है, जहां से हिंदू लड़के ट्रेंड होते हैं, उनके लिए कोचिंग चलाया जाता है कि हिंदुओं की नुमाइंदगी वहां ज्यादा हो। अब ये अगर यूपीएससी में भी हिंदू मुसलमान करेंगे, और जब ऑलरेडी जो आपने भी कहा मुसलमानों की नुमाइंदगी ऑलरेडी 4% है आबादी के हिसाब से देखें, तो ये लगता नहीं कि एक बड़े खतरे की तरफ ऐसी संस्थाओं को भी ध्वस्त करने की कोशिश होती है और सरकार तमाशबीन होती है। जी, आपने ज़कात फाउंडेशन का जिक्र किया। इन लोग का एतराज न केवल ज़कात फाउंडेशन पर था, बल्कि जामिया में जो कोचिंग चलती है यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर भी था। एक तो ये मतलब बच्चों ऐसी बात है कि कोचिंग के भरोसे ही कोई थोड़े सेलेक्ट होता है। हम 2 बार सेलेक्ट हुए, दोनों वक्त में पहले नौकरी में था, तो मैंने तो कभी आधे घंटे के लिए भी कोचिंग नहीं की। तो ये कोचिंग तो एक बहाना है। मतलब बेसिकली ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को डीलेजिटिमाइज करना चाहते थे कि आप लोग डिजर्विंग नहीं हो, आप लोग कायदे से नहीं घुस पाते, लेकिन आप लोग को ये प्रकार जो है जोड़ तोड़ करके घुसा दिया जा रहा है। सिंह साहब जो है एसजी की बात कर रहे थे, एसजी ने 1-2 बातें और अटकने वाली कही जो कि उनको मेरे विचार से नहीं कहनी चाहिए थी। तो जस्टिस जोसेफ ने जब कहा कि ये प्रोग्राम कोड को भी वायलेट करता है, तब उन्होंने कहा कि एसजी साहब ने कि भाई उसके लिए तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज पहले से मौजूद हैं। इसके ऊपर जस्टिस जोसेफ ने तुरंत उनको डांटा कि द डैमेज विल बी इरिवर्सिबल। जब तक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी उसके ऊपर एक्ट करेंगी तब तक तो भारी डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जिसका जवाब देने में वो लड़खड़ा गए। कोर्ट ने कहा कि 4 एपिसोड ये रिले कर चुके थे, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ने माइंड अप्लाई किया कि नहीं किया। इसका जवाब उन्होंने दिया कि आई विल हैव टू सीक इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट। जाहिर है मतलब इस बारे में उनको तैयार नहीं किया गया था। कोर्ट ने एक और बात जो मतलब लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू की कही है कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए कोई सेटअप बनाने के ऊपर डिबेट होना चाहिए। ऑब्वियसली इतने छोटे से समय में उन्होंने कोई आदेश उसके ऊपर नहीं दे दिया, लेकिन कम से कम ये मुद्दा एक बार खड़ा हो गया कि हर चीज ठीक है, चम्मच से नहीं खिलाई जा सकती है, कुछ सेल्फ रेगुलेशन भी होना चाहिए, और हर बात के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट दौड़ भी नहीं सकता। लेकिन आज एक जो लीगल पॉइंट महत्वपूर्ण उठाया गया, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी उठाया था, कि ऑफेंसिव स्पीच जो है वो हेट स्पीच से अलग है। देयर इज ए लीगल डिफरेंस। आप किसी की सामान्य तौर पे बुराई कर सकते हैं, लेकिन हेट स्पीच उससे अलग होती है, और हेट स्पीच को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे चलाया नहीं जा सकता है। तो इस बात को कोर्ट ने अच्छी तरह से समझा। इनके अलावा एक, मैं तो उनके एडवोकेट साहब को जानता नहीं, लेकिन उनके एडवोकेट एक शाहरुख आलम थे, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि ये शो जो है ये अपने व्यूअर्स के साथ ऑन टाइम एक्टिव इंटरेक्शन भी कर रहा था, जिसमें कि उन व्यूअर्स को, जो इनके पार्टिसिपेंट्स थे, ये मौका मिल रहा था कि अपने जो एकदम घनघोर रूप से रैबिड विचार हैं उसको वो एयर कर सकें। और ये मैंने स्वयं देखा था। मेरे एक मेरे बैचमेट ही हैं जो उसमें आए थे, और मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि शर्म आई कि ये 35 साल पहले मेरे बैचमेट भी हुआ करते थे। तो कुल मिला के ये एकदम क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज कि नो फ्रीडम इज एब्सोल्यूट, नॉट इवन जर्नलिस्टिक फ्रीडम। जर्नलिस्टिक फ्रीडम के नाम पर आप इस तरह से समाज में जहर नहीं घोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, देखिए, एक उनका सेंटेंस अंग्रेजी में पढ़ देता हूं कि टुगेदर विद फ्री स्पीच देयर आर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज which need to be balanced and preserved, including the fundamental right to equality and fair treatment for every segment of citizens। कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से आप नंगे नाचने लगिएगा, इसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती है। बहुत अहम बातें कही अस्थाना साहब।
अब सिंह साहब ये सवाल है, चूंकि हम आप सब लोग उसका हिस्सा रहे हैं, जो कोशिश करते रहे कि कुछ आत्मनियंत्रण हो, रेगुलेशन हो, सेल्फ रेगुलेशन हो। आप तो खासतौर से आपकी बहुत अहम हिस्सेदारी रही है। एक समय में जस्टिस वर्मा हुआ करते थे एनबीएसए के मुखिया, तब भी ये आरोप लगते थे, लेकिन कम से कम जस्टिस वर्मा का डर हम लोगों को होता था। हर महीने नोटिस भी आ जाता था, उनकी अदालत में पेशी होती थी, डरते भी थे, फटकार भी खाते थे। मैं खुद एनबीएसए का मेंबर रहा 2 साल। लेकिन मुझे लगता है वो सारी चीजें अब ध्वस्त होके 2014 के बाद खत्म हो गई। सारी संस्था, सेल्फ रेगुलेशन की भी अगर कोई संस्था थी जो अगर कह सकते हैं हाथी के दांत ही सही, आंशिक तौर पर ही अगर काम होता था, वो भी खत्म हो गया। तो क्या अब लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल उठाए इससे अलग कि कमेटी बनाई जाए और जिस ढंग से हो रहा है उसको आंका जाए, तो क्या लगता है उस दिशा में कुछ करने की जरूरत है? और कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पहलू को? अजीत जी, आज के ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखिएगा कि पिछली बार जब नोटिस सर्व हुआ था तो उसमें एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को भी गया था। उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी वो हाथी का दांत ही है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन भारत में हम लोग पूरी कोशिश किए, आप भी उसके बड़े हिस्सेदार रहे, लेकिन वो कंसेप्ट चल नहीं पाया, फेल हो गया है। मार्केट फोर्सेस ने, मालिकों के ओवर पावरिंग इन्फ्लुएंस ने उसे फेल कर दिया। आज वो एक तमाशा है और कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इससे वाकिफ था, लिहाजा आज जो उसने ऑब्जर्वेशन में कहा है, अपने ऑर्डर में कहा है, एक क्यों ना 5 मेंबर की कमेटी बने और वो स्टैंडर्डाइज करे, उसके लिए डूज एंड डोंट्स और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे कि स्टैंडर्ड्स इसके कैसे होंगे कंटेंट को लेके। क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं, जो लीगल वायलेशन है वो तो दरोगा जी भी देख सकते हैं, कलेक्टर साहब भी देख सकते हैं, कप्तान साहब भी देख सकते हैं, वो एपरेंट हो जाता है। जैसा कि कहा, हेट स्पीच बहुत साफ दिखाई देता है, लेकिन एक थिन लाइन है कि हेट स्पीच है या ये एक्सप्रेशन खिलाफत कर रहा है, सिर्फ खिलाफत कर रहा है, जो एयर कर रहा है अपना व्यू। तो इसमें यहाँ प्रॉब्लम ये है कि किस मुद्दे पे, किस पॉइंट पे आप कहेंगे कि ये कंटेंट वायलेटिव ऑफ स्टैंडर्ड है। तो सिविल सोसाइटी से आज कोर्ट ने यही कहा कि 5 लोगों को, और ये भी ताकीद किया, वो जानता था सरकार की चालाकियां, और ध्यान रखिएगा ये 5 लोग गलती से भी किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को ना रिफ्लेक्ट करते हो। ये मकबूल लोग हो समाज के, और इनकी मकबूलियत के बारे में भी कोई ये कह के उन्होंने एक सलाह दिया है। मुझे लगता है कि हम लोग तो फेल हो गए, लेकिन एक प्रयास करना, क्योंकि गवर्नमेंट इसे नहीं रेगुलेट। वो दिन डेमोक्रेसी का आखिरी दिन होगा जिस दिन होम मिनिस्ट्री से यह आदेश जाए कि ये 5 लोगों की कमेटी हमने बना दी है, क्योंकि फिर वहां वही होगा, कोई फिर वहां पे होगा जो इन्फिल्ट्रेट कराता रहेगा तथाकथित मुसलमानों, उसी आइडियोलॉजी। उसके बाद सिंह साहब बीच में रोक रहा हूँ, सवाल उठता है वो कमेटी में कौन होंगे, उस पर बहुत आपने भी कहा वो बहुत अहम है। जैसे आज की तारीख में ये जब से ये नौकरशाही जिहाद की कहानी चला रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं मैं चलाऊंगा, जिसे जो बिगाड़ना हो बिगाड़ो, और तब मधु पूर्णिमा से लेकर मधु किश्वर से लेकर तमाम ऐसे लोग इनकी मुहिम का सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे लोग ये ज़कात फाउंडेशन, मुसलमानों की घुसपैठ को जस्टिफाई करते हुए प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं। लोग दस्तखत अभियान चला रहे हैं, पिटीशन पर दस्तखत करवा रहे हैं। तो मान लीजिए 6 लोग 5 लोगों की आप कमेटी बना दें, उसमें 4 वैसे हो जाए, वो कहेंगे नहीं, फिर तो वो फैसला है कमेटी का, रिकमेंडेशन वैसा ही होगा जो जिस तरह से सरकार चाहेगी। इसके खतरे अपने मेमोरी लेन को जरा सा डीप ले जाइए, पीछे जरा जॉब कीजिए, तो याद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में IND मिनिस्टर ने कहा, हम लोगों ने जब कहा कि सेल्फ रेगुलेशन हम लोग कर रहे हैं, इसको कानूनी ताकत दीजिए आप पार्लियामेंट से पास करा के। तो उनका जवाब ये था कि साहब अगर पार्लियामेंट पास करेगा तो उसमें सुप्रीमेसी, प्राइमेसी और उसमें वर्चस्व तो गवर्नमेंट का होगा ही, नॉमिनेट तो फिर वही करेगी ना कमेटी, क्योंकि आप लॉ ताकत लेंगे पार्लियामेंट से और करेंगे अपने मन की, ये कैसे होगा। तो आज जो पेच फंसा है, सेल्फ रेगुलेशन क्यों नहीं हो पा रहा, कि सेल्फ रेगुलेशन में जब आप सुदर्शन से कहेंगे कि ये प्रोग्राम न दिखाओ, वो कहेगा तुम्हें जो करना हो कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पीनल अथॉरिटी नहीं है। पीनल अथॉरिटी के लिए हमें पार्लियामेंट के थ्रू ताकत लेनी पड़ेगी।
जैसे ही पार्लियामेंट ताकत देगा तो गवर्नमेंट ऑफ द डे कहेगी कि अब साहब चेयरमैन हमारा होगा और मेजोरिटी हमारे नॉमिनी की होगी। यहाँ पे ये प्रॉब्लम फंस गई। तो उसी लिए सिविल सोसाइटी से सेल्फ रेगुलेशन को इस तरह ब्लेंड किया जाए कि सिविल सोसाइटी के मकबूल आदमी आए जो वाकई हो, और 5 तो इस देश में कम से कम अच्छे लोग मिल जाएंगे, हालांकि बहुत कमी हो गई है, लेकिन 5 तो मिल ही सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए खत्म करते हैं, लंबा हो रहा है। लास्ट में अस्थाना साहब, आपको कहीं गुंजाइश लगती है किसी इस तरह के सिविल सोसाइटी के 5 लोग आकर कोई सेल्फ रेगुलेशन का कोई ऐसा आधार बनाए जिसको माने? क्योंकि जब हम शाम को अर्नब गोस्वामी को उछलते हुए, ललकारते हुए, तू तड़ाक करते हुए देखते हैं, जब वो कहता है सुन उद्धव ठाकरे, है सुन तू कौन उद्धव ठाकरे, और ऐसे जब कहता है आके लड़ मल्ल युद्ध के अंदाज में, जब मुझे ड्रग दो हाँ ड्रग दो चिल्लाता चीखता बघेल जैसा जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, जो अर्नब गोस्वामी से 20 साल बड़े होंगे, उनको भी कहता है बघेल सुन, ए बघेल सुन। तो इस तरह की पत्रकारिता के इस दौर में देखिए, आपका एक विचार हो सकता है राइट विंगर, लेफ्ट विंगर, हालांकि उसका भी आप पत्रकारिता में लाद दें और उसके हिसाब से एजेंडा चलाएं, वो भी गलत है, निहायत गलत है। लेकिन एक बार मान भी ले दूरदर्शन टीवी राइट विंगर है, कोई लेफ्ट विंगर हो, लेकिन तू तड़ाक की भाषा और मीडिया ट्रायल इस हद तक जो हमने पालघर में देखा, जो अभी देखा और हर रोज देखते हैं, क्या इसको नियंत्रण करने की कोई गुंजाइश आपको दिखती है? सर, मैं निराशावादी साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन अब तक मेरा जितना जिंदगी का तजुर्बा है और इस देश के समाज को हमने भी 60 साल से ज्यादा समय से देखा है, मुझे इस बात की संभावना कमी नजर आती है कि सेल्फ रेगुलेशन हो पाएगा। दूसरे किसी सेक्टर में ये सफल नहीं रहा है। आप खुद डॉक्टरों को झेलते होंगे, कितने ही डॉक्टर मतलब रैम्पेंटली अनएथिकल प्रैक्टिस में संलग्न है। मतलब बीमारी छोटी से छोटी भी हो, टेस्ट की आवश्यकता नहीं भी हो, फिर भी आपसे अनावश्यक टेस्ट कराए जाएंगे क्योंकि लेबोरेटरी से उनका कमीशन बंधा हुआ है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज तक उनके कुछ भी कहने से या आईएमए के कुछ भी कहने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो मुझे इस बात की संभावना कमी प्रतीत होती है कि सीजर की पत्नी इस देश में मिल पाएगी। मतलब सिविल सोसाइटी से जो भी प्राणी चुना जाएगा उसके ऊपर मतलब लोग टूट पड़ेंगे एकदम कि नहीं साहब ये है वो है, और इनका तो झुकाव इस तरफ है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखते ही होंगे, एक कॉमन थीम ये चल रही है कि शिक्षा हमने इन लोगों के भरोसे डाल दी, शिक्षा का कंटेंट इन लोगों के भरोसे डाल दिया, मनोरंजन की इंडस्ट्री इन लोगों के भरोसे डाल दी, हमारे पास कुछ रहे नहीं। तो जिस तरह से मतलब माहौल को खराब कर दिया गया है, अगर कितना भी प्रतिष्ठित आदमी हो सर, उसके ऊपर आक्षेप लगा के लोग टूट पड़ेंगे कि नहीं इनकी तो विचारधारा ये है, गोपनीय ढंग से है, प्रत्यक्ष रूप से भले काम नहीं कर पाएगा सर वो। चलिए अब इस बातचीत को यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और चूंकि देश में ऐसा दौर है, ऐसा माहौल है, और जब तब ऐसे फैसले भी आएंगे, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि सुदर्शन टीवी ने जिस ढंग से माहौल बनाया, जिस ढंग से यूपीएससी पर सवाल उठाया, जिस ढंग से ये कहा कि यूपीएससी से पास करने वाले मुस्लिम जिहादी हैं या जामिया के जिहादी यूपीएससी के जरिए घुसपैठ करके डीएमएसपी बन रहे हैं, उस तरह के शो, उस तरह की मानसिकता को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बल्कि साफ साफ कहा किसी भी सूरत में यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम उन्माद फैलाने वाले हैं। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने उस शो को रोका है। अब अगली सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट को सलाम। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो।